इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। 6 टाइप की क्रिटिसिज्म की बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। क्रिटिसिज्म की जो सबसे पुरानी फॉर्म है वो है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म का काम ये होता था कि राइटर को बताया जाए कि लिखना कैसे है। इसमें रूल्स और फार्मूलाज बनाए जाते थे, मतलब एक तरह की रूल बुक देते थे कि पोइट्री या किसी भी टाइप का लिटरेचर लिखना कैसे चाहिए। ये स्टाइल ऑफ क्रिटिसिज्म एलिजाबेथन एज में बहुत पॉपुलर था। इस टाइम के क्रिटिक्स रीडर को एड्रेस नहीं करते थे, रीडर को बिल्कुल एड्रेस नहीं करते थे, बल्कि एडवाइस देते थे लिखने वालों को, क्योंकि रीडर्स का तो उस टाइम पर इतना ट्रेंड था ही नहीं ना। ऐसे में फिलिप सिडनी जैसे कुछ लोग आए जिन्होंने कुछ अलग और हटके लिखा कि इस टाइम के क्रिटिक्स की जो राइटिंग होती थी वो बिना किसी जज्बात के बोरिंग होती थी। जैसे कोई खाना बनाने वाली रेसिपी दे रहे हो, कोई बुक दे रहे हो, इस रेसिपी को फॉलो करो और कुक बन जाओ। अब पॉइंट की बात यह है कि इनका मानना था लिखना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। लिखना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, बस तुम ये रूल बुक को फॉलो करो। 16th सेंचुरी तक ये स्टाइल बहुत ही डोमिनेंट थी, फिर 17th सेंचुरी आते आते ख़त्म होने लगी। हम सबको पता है कि जॉन ड्राइडन के टाइम से एक ट्रांजिशन शुरू हुआ था, बदलाव। ट्रांजिशन आप समझते हो ना, बदलाव शुरू हुआ और इस क्रिटिसिज्म का रूप बदलने लगा। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो कोई नया पोइट किसी टीचर से जाकर नहीं पूछता कि मुझे पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए, कोई रूल बुक नहीं पढ़ता। कुकिंग भी वैसे ही होती है, कोई रूल बुक पढ़ के नहीं की जाती है। बस ऐसा है कि आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं हर चीज़ के अंदर, पोइट्री में भी और कुकिंग में भी। आज के क्रिटिक्स का ध्यान ये बात पे नहीं है कि पोइट्स को कैसे सिखाया जाए कि पोइट्री लिखनी कैसे है, बल्कि रीडर पर है, उन पर है जो पढ़ते हैं। रीडर बड़ा है आज के टाइम पर। कर रहा हूँ लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, आपको समझ में आया होगा। ये सबसे पुरानी फॉर्म है और रूल बुक देते थे ये। नेक्स्ट आता है जुडिशियल क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म में सिखाया तो नहीं जाता था, बल्कि जज किया जाता था किसी वर्क को, कि कोई वर्क ऑफ लिटरेचर है, चाहे वो पोइट्री है, प्रोज है, नोवेल है, कुछ भी है, अगर वो रूल्स को फॉलो करके लिखा गया है तो अच्छा है, नहीं तो बेकार। आप अगर ये सोचोगे कि ये रूल्स बनाए किसने, तो पुराने ग्रीक और लैटिन स्कॉलर्स को पकड़ कर बैठे थे ये क्रिटिक्स, जैसे एरिस्टोटल, होरेस। इन सब ने जो रूल्स बनाए थे 17th और 18th सेंचुरी में, जो क्रिटिक्स थे वो बस इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे थे कि इन रूल्स के हिसाब से आपका अगर वर्क ऑफ लिटरेचर, पीस ऑफ आर्ट अगर सही बैठता है तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस जुडिशियल क्रिटिसिज्म में सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। वो एक स्ट्रिक्ट जज की तरह राइटर्स के वर्क्स को जज करते थे, जैसे कोई जज फांसी की सज़ा सुनाता है ना, वैसे ही। इसलिए उनका स्टाइल डॉगमेटिक और अथॉरिटेटिव माना जाता है। डॉगमेटिक और अथॉरिटेटिव माना जाता है। ये क्रिटिक्स क्या करते थे, किसी वर्क को उसकी ओरिजिनलिटी और अलग पहचान की बेस पर नहीं समझते थे। ये नहीं देखा जाता था कि राइटर ने कितना अच्छा वर्क लिखा है, बल्कि ये देखा जाता था उसने क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। तो ये था जुडिशियल क्रिटिसिज्म। अब मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्रिटिसिज्म एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र पर फोकस करता था, यानी लिटरेचर में ब्यूटी देखता था, नेचर, ओरिजिन, ब्यूटी, इनके हिसाब से किसी वर्क को जज करना, ना कि पोएट या उसके राइटर के हिसाब से। टेक डाउन करूँ और सिंपल करूँ तो इसमें यह देखा जाता था कि आर्ट बनता कैसे है, राइटर का क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहा होगा इस आर्ट को बनने में। इंग्लैंड में इस टाइप की क्रिटिसिज्म की शुरुआत की थी सर फिलिप सिडनी ने, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री को लिखकर। फिर 17th सेंचुरी में ड्राइडन ने हाथ आजमाया कि वो लिटरेचर के एस्थेटिक साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। पहले क्या होता था, प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स जो थे वो लोग पोएटिक ट्रुथ पर ध्यान देते थे कि पोइट्री सच्ची है या नहीं। लेकिन अब लोगों का ध्यान बदल गया था। अब लोग साइकोलॉजी पर सवाल पूछने लगे थे कि पोइट्री लिखने में प्रोसेस क्या रही होगी, क्रिएटिव प्रोसेस कैसे काम करती है राइटर की। 18th सेंचुरी तक ये एस्थेटिक इसका क्रेज़ बना रहा। जैसे मतलब अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर के भी लोग ब्यूटी और लिटरेचर की बातें करते थे। एसन से लेकर बड़ा स्टॉप आया कॉलरिज तक। कॉलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया तक ये चल रहा था, फिर अचानक ख़त्म हो गया। विक्टोरियन टाइम के लोग कॉलरिज के इस कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ से बोर हो गए। कॉलरिज इस टाइप की क्रिटिसिज्म में ना सबसे बड़ा खंबा था, बस इसके बाद में ख़त्म हो गया ये वाला क्रिटिसिज्म। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़त्म हो गया। वॉल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड तो थे ही, लेकिन फिर भी
ये ब्यूटी और एस्थेटिक्स पर लिखने वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्या हो रहा था, क्रिटिक्स और फिलोसोफर्स के बीच में गैप बढ़ रहा था। आपको मालूम होगा बायोग्राफी या लिटरेरिया के शुरुआती चैप्टर्स जो हैं वो फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं और लास्ट के चैप्टर में क्रिटिसिज्म है। अब दोनों को जोड़ करके लिखना, ये ज़माना अब ख़त्म हो रहा था। क्रिटिसिज्म और फिलोसोफर दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा था, दोनों अलग हो गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये था थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। और थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म अच्छा किसने लिखा सबसे अच्छा? जो खुद पोइट्स थे, सर फिलिप सिडनी, जॉन ड्राइडन और कॉलरिज। इन तीन के नाम याद रखना थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म में। फिर आता है इवैल्यूएटिव क्रिटिसिज्म। दोस्तों, इवैल्यूएशन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी लिटरेरी पीस का मूल्यांकन करना, यानी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ग्रेटनेस है। देखो, इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। एक होता है एस्थेटिक स्टैंडर्ड, मतलब यानी कोई लिटरेचर है कितना खूबसूरत है, उसकी क्वालिटी क्या है। दूसरा होता है मॉरल स्टैंडर्ड, यानी उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। और तीसरा होता है पर्सनल स्टैंडर्ड, मतलब हमारी अपनी पसंद या ओपिनियन क्या है उस वर्क को लेकर। ये तीन स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी वर्क को जज करना। इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से समझने की कोशिश की जाती थी कि कोई पीस ऑफ आर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन टी.एस. इलियट कहते थे कि इन स्टैंडर्ड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लिटरेचर मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को साथ में लेकर चलना चाहिए। टाइप की क्रिटिसिज्म में ना एक प्रॉब्लम भी थी कि वैल्यूएशन जो होता है वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव होता है। आपको पता होगा, हर किसी की अपना नज़रिया होता है, हर क्रिटिक का अपना नज़रिया होता है, अपने विचार होते हैं। अब किसी के विचार क्या हैं, आज क्या है, वो बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से, आपको पता होगा। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। इसका मतलब है किसी लिटरेरी वर्क को उस टाइम के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना, समझना, जब वो लिखा गया था। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म तो मैं कई बार बता चुका हूँ। ये क्रिटिसिज्म ऐसा मानता है कि कोई भी क्रिएशन उस टाइम के बैकग्राउंड के बिना नहीं समझी जा सकती जिसमें वो लिखी गई थी। यानी राइटर को अपने टाइम, हर राइटर अपने टाइम का प्रोडक्ट होता है। हम सबको मालूम है कि हर राइटर अपने टाइम का प्रोडक्ट होता है। जब तक हम उस राइटर के सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल हालातों को नहीं समझेंगे, तब तक उस राइटर का काम हमें कैसे समझ में आएगा। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि दूसरे वर्क्स से उसका कंपैरिजन कैसे किया जाए उसी टाइम के। जैसे शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, उसी के टाइम पर और भी दूसरे पोएट्स थे, जैसे एडमंड स्पेंसर, जो सोनेट्स लिखते थे। उन सोनेट्स से उसका कंपैरिजन करके देखा जाए, फिर हिस्ट्री में जगह तय करना कि शेक्सपियर की सोनेट्स को कितना ऊपर नीचे रखा जाए कंपैरिजन करके। लेकिन इस क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। कभी कभी क्रिटिक बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में खो जाता है, मतलब एक्चुअल लिटरेरी वर्क को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ एक और क्रिटिसिज्म है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, यानी लिखने वाले की बायोग्राफी में झांक कर देखना। एक क्रिटिक क्या करता है, लिखने वाले की बायोग्राफी में झांक के देखता है, उसके लाइफ के सारे फैक्ट्स को समझने की कोशिश करता है। क्रिटिक पूरी पर्सनल हिस्ट्री को स्टडी करता है, जैसे उसकी फैमिली, उसके एंसेस्टर्स, उसके दोस्त, उसकी नौकरी, उसके घर का माहौल, पर्सनैलिटी, विचार, ताकि समझ में आए कि उसने ये वर्क क्यों लिखा होगा। यानी कोई पोएट बार बार अगर उदासी दिखाता है, मान लो थॉमस हार्डी है, बार बार इतना दुखी कर देता है अपने कैरेक्टर को, हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में बड़ा दुख रहा हो, ट्रॉमा रहा हो, इसलिए वो ऐसा लिख रहे हो। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी कमी है, वही कमी है जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में थी। बायोग्राफी में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है क्रिटिक, एक्चुअल लिटरेरी वर्क को समझने की बजाय। यहाँ पर टी.एस. इलियट इसको बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं, पोइट्री इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एन एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी। यानी एक अच्छा पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग को पोइट्री में लाजमी नहीं घुसाता। इसलिए ज़िंदगी पर इतना फोकस करना बहुत गलत है, बजाय कि इसके तुम उस लिटरेरी पीस को देखो, उसको समझो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे टाइप के क्रिटिसिज्म आपको समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो ख़त्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रिटिसिज्म के 6 टाइप्स समझ में आए होंगे। और भी टाइप्स हैं दोस्तों, सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए आज के लिए बस इतना ही।